तो 40 आपके पास एक आंसर आ गया आर का। सो ये पार्ट भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन का हिस्सा दोबारा। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are well. This is Muhammad Fazan and the topic is exercise 3.2 class 10 chapter number 3 वेरिएशन। ठीक है, आप चैप्टर नंबर 3 का 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास आज, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप प्रीवियस वीडियो देख चुके होंगे। अगर आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए होगा तो वो आपको अलग अलग वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने हर क्वेश्चन की अलग अलग वीडियो इसलिए बनाई ताकि आपको जिस क्वेश्चन की भी ज़रूरत हो वही सिर्फ मिले। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को मेरे चैनल से इजीली समझ आ रहा होगा, और आप जो कमेंट करते हैं, जो पूछते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसे कमेंट करते रहिए, जहाँ से आपको समझ नहीं आती आप पूछा करें। ठीक है, सो इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई दिया करेंगे। आई मैसेज भी आते हैं, ईमेल, तो उसके लिए थैंक यू। और आप 1000 सब्सक्राइबर तो आप लोगों ने पूरे कर दिए, तो और भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें वीडियो चाहिए होगी। तो मेक श्योर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या करेंगे, इफ आर प्रोपोर्शनल, मतलब इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की होगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इन्वर्सली और डायरेक्टली का कॉन्सेप्ट मैं हमेशा देता हूँ कि इन्वर्सली आपके पास होता है अगर एक चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज होगी। मीन अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x, इसका मतलब क्या है कि अगर y के ऊपर पॉजिटिव 1 है, मतलब कि तो x के ऊपर अभी इधर पॉजिटिव के ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कि जब x की पावर चेंज होगी तो नेगेटिव, तो एक चीज इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपके पास क्या होगा कि सेम होगा। बस इसको आप इस तरह याद रखें कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x। ठीक है, तो ये आपके पास डायरेक्टली और इन्वर्सली का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे मैं इसको क्या बोलूंगा कि इफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t एंड r इज इक्वल्स टू 5 और t आपके पास क्या है when t is equals to 8, when t is equals to 8। अब हमने क्या करना है आगे देखें, फाइंड इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। अब हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है कनेक्टिंग जो r और t को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, आल्सो फाइंड r। अब r भी फाइंड करना है when t is equals to and t when r। अब देखिए दो पार्ट्स फिर आ गए पिछले इक्वेशन की तरह। सबसे पहले पार्ट में वो क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन, ठीक है, कनेक्टिंग, मैं जल्दी बस अब बोल रहा हूं आपको समझ आ जाएगी, r मल्टीप्लाई r एंड t। ठीक है, अब ये एक चीज होगी। ठीक है, दूसरी आपके पास क्या क्या है, आल्सो फाइंड r when t इज इक्वल्स टू 64। और अब चौथी चीज आपके पास क्या है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ है। आप एक और चीज आपको फाइंड करने की t आपने फाइंड करना है एंड व्हेन r इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें एक इक्वेशन दी गई है r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, r इज इक्वल्स टू 5 एंड 1 इज इक्वल्स टू t। फिर उसके बाद बोला कि फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। अब r एंड t को जो कनेक्ट कर रही है उसके इक्वेशन को फाइंड करना है। इक्वेशन कैसे बनाई थी आपको अगर याद हो पिछली वीडियो में हमने कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जहां पे भी आप खत्म करेंगे ना तो वहां पे k की लग जाएगा। ठीक है, तो अब r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, t है, तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम खत्म करेंगे तो k t आ जाएगा। ठीक है, r की वैल्यू इसको, अब ये फर्स्ट पार्ट के लिए है सारा कुछ। ठीक है, 5 आ जाएगा, r की वैल्यू 5 है, k उसी तरह आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू 8, तो 5/8 इज इक्वल्स टू k। आपके पास एक कनेक्टिंग वैल्यू आ गई जो k आपके पास क्या है, इक्वेशन की जो कनेक्टिंग वैल्यू आ रही है r एंड t, तो वो 5/8 आ गई। ठीक है, इससे आगे अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास जो इक्वेशन बनी है ये वाली, ये एक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो इसमें आप पुट कर सकते हैं। सही है, तो r इज इक्वल्स टू 5/8 और ये आपके पास t, यहाँ तक भी काफी और आगे कर ले तो तब भी काफी है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखिए, पार्ट तो नहीं कह सकते, उसी क्वेश्चन का हिस्सा है कि r when t is equals to 4। ठीक है, r when t is equals to 4। अब r हमारे पास नहीं है और t को हमें 64 दिया गया है। हमें कहते हैं कि r की वैल्यू फाइंड करो, जैसे यहाँ पे हमने k की वैल्यू फाइंड की, सो सिंपली हमने इसी तरह जैसे k की वैल्यू फाइंड की यहाँ पे r की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक इक्वेशन है, r इज इक्वल्स टू k t, ये हर जगह के लिए सबसे पहले ये बनानी पड़ती है। ठीक है, r इज इक्वल्स टू k t, हर क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू होगी, मतलब जो भी वेरिएबल दिया होगा r की जगह a होगा, t की जगह जो भी होगा। ठीक है, सो r की वैल्यू मेरे पास नहीं है और k आपके पास क्या कहला रहा है, 5/8 डिवाइडेड बाय 5/8 है सॉरी, और t आपके पास क्या रहा है 64। ठीक है, अब सबसे पहले अगर 64 8 पे डिवाइड या कैंसिल नहीं होता, सॉरी कैंसिल नहीं हो रहा, मतलब कि टेबल से कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो आप ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका मतलब ही यही है कि k और t आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है,
सो हमारे पास k की वैल्यू 5/8 थी, 64 आ गया। अब 64 पे तो 8 का टेबल जाता है, 8 1 जा 8 और 8 मेरे ख्याल में 8 8 जा 64 होगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं क्योंकि मैट्रिक में कैलकुलेटर की इजाजत फिर होती है आपके पास, सही है। तो 8 डिवाइड बाई 64 आप करेंगे तो आपके पास आंसर 1/8 आएगा। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 8, जब 8 को इससे मैंने कैंसिल किया तो 8 आ गया। r इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 8 आ गया। सो r इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 8 आ जाएगा एंड r इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो आपके पास 40 आंसर आ जाएगा r का, ठीक है। तो 40 आपके पास एक आंसर आ गया r का। सो ये पार्ट भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन का हिस्सा दोबारा मैं पार्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, वो कह रहे हैं टी व्हेन आर। अब इन्होंने ये पूरा क्वेश्चन एक इक्वेशन में लिखा हुआ है तो ये एक इक्वेशन में आएगा। सो उसको समझने के लिए ना थोड़ा बहुत उसकी डीप उसकी बातों को समझे कि वो कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, वो पूछता कुछ नहीं है, बस हम जो है ना उसको थोड़ा सा मुश्किल बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि टी की वैल्यू हमें पता नहीं है और व्हेन आर आपके पास 20 है। अब आर आपके पास 20 है और टी का पता नहीं, तो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी हुई है ना जहाँ पे r इज इक्वल्स टू kt, इससे हम निकाल सकते हैं। तो अब r इज इक्वल्स टू kt यहाँ पे भी यूज होगा, r इज इक्वल्स टू kt, ठीक है। सो आपके पास r की वैल्यू क्या है 20 और k की वैल्यू आपके पास है, सॉरी k की वैल्यू 5/8 है, 5/8 एंड t की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। सो सबसे पहले 8 वहां पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 5t। अब यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाय 8 भी कर सकते हैं जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया, लेकिन अगर वहां पे 5 है और यहाँ पे इसके 5 के टेबल का कैंसिलेशन के लिए कोई वो बन सकता है, तो आप क्या करेंगे कि 5 को इस साइड लेंगे, ठीक है। मतलब कि आप देखिए 5 20 पे डिवाइड हो सकता है, तो हम 5 इधर आके उधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे 5 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8। अब इसी t इज इक्वल्स टू आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 8 रह गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 8, तो आप क्या करेंगे t इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 32 आंसर। सो आपके पास जो सॉल्यूशन सेट बनेगा आप यहाँ पे हम देखेंगे, तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास r और t की वैल्यू इकट्ठी लिखी जाएगी, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि इन्होंने क्वेश्चन के पार्ट नहीं बनाए, अगर क्वेश्चन के पार्ट बनाते तो तब हम r और t को अलग अलग लिखते, ठीक है। तो r 40 एंड t इज इक्वल्स टू 32, ठीक है। सो सॉल्यूशन सेट में यहाँ पे बना लेता हूँ, सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा 40 और 32, सही है, 40 एंड 32, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये था क्वेश्चन, सिंपली हमने क्या क्या वो हमें क्या कर रहे थे, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आप लोगों को कह रहा है कि इफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, अब डायरेक्टली और इनवर्सली का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है ना, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ। डायरेक्टली क्या होगा हमारे पास कि अगर एक चीज़ डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज होगी, अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है फॉर एग्जाम्पल अगर 1/x है तो इज इक्वल्स टू और डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/x ही होगा, अगर y है तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शन x होगा, ठीक है। सो ऐसे, और इनवर्सली में हमारे पास अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी और दूसरी डिक्रीज हो रही है तो पहले वाली इंक्रीज होगी। सो आई होप आप लोगों को इनवर्सली और डायरेक्टली का भी समझ आ चुका होगा और क्वेश्चन का भी आपको इजीली समझ आ चुकी होगी। सो इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई मिस्टेक या कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 होगा नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, मैंने पहले भी बताया कि वीडियो अलग बनाने का मकसद ये है कि आपको जो टॉपिक चाहिए, जो क्वेश्चन चाहिए वो इजीली मिल सके, ठीक है। सो उसी तरह पे हम क्या करेंगे कि जो टॉपिक इजीली मिलेगा आपको, फिर उसमें आपको इंशाल्लाह जिस क्वेश्चन में डाउट होगा हम उसी की वीडियो बनाया करेंगे, ठीक है। सो जो भी मसला हो आप बता सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा, क्वेश्चन नंबर 4 3.2 का। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।